हेलो स्टूडेंट, तो कल तक के वीडियो में आपने जो मेंडल है, मेंडल के प्रयोग देखे थे, उनका विचलन देखा था और रक्त वर्गों का निर्धारण कैसे होता है जीन के माध्यम से, उनके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़े थे। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको वो सब एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, क्योंकि किसी ने हमको बोला नहीं है कि हमको समझ में नहीं आया। ठीक, तो अब मेंडल के नियमों का विचलन या मेंडल के नियम या प्रयोग के अलावा भी इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक ऐसे रखे गए हैं जो उनसे थोड़ा अलग होते हैं। ठीक, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक उन्होंने रखे गए हैं। ठीक, तो अब आज का जो पहला टॉपिक है सुजनकी। सुजनकी इंग्लिश में बोलते हैं एगोनिक्स, EUGENICS, एगोनिक्स। ठीक, सुजनकी क्या होती है? ठीक, देखो सुजनकी का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी समुदाय के जीन का अध्ययन किया जाता है और जो अच्छे जीन वाले लोग होते हैं, पावरफुल जीन वाले लोग होते हैं, उनको उनके जीन को संरक्षित रखा जाता है या ऐसे जीन वाले लोगों को संरक्षित रखा जाता है। और जिनके जीन खराब हैं और जिनके जीन खराब होते हैं, जिन व्यक्तियों के या जिस समुदाय को, उनको अलग कर दिया जाता है। मतलब अच्छे जीन वाले लोगों को रखा जाता है जिससे समाज का सुधार हो सके, समाज में अच्छे जीन वाले, अच्छे चरित्र वाले लोग ही रह सके। बुरे चरित्र वाले या क्रूर व्यक्तियों के जीन को अलग किया गया जिससे समाज को उनसे दूर रखा जा सके। सुजनकी का मतलब यही होता है। अब एक वैज्ञानिक थे, सर्वप्रथम सर फ्रांसिस गाल्टर ने, एक वैज्ञानिक थे फ्रांसिस गाल्टर। फ्रांसिस गाल्टर, उन्होंने सबसे पहले सुजनकी का नाम दिया था। और उन्होंने क्या कहा था? फ्रांसिस गाल्टर वैज्ञानिक नहीं, सर्वप्रथम सर फ्रांसिस गाल्टर ने वैज्ञानिक स्तर पर मानव के आनुवांशिक लक्षणों में सुधार करके, वैज्ञानिक स्तर पर मानव के आनुवांशिक लक्षणों, जो जीन्स को रिप्रेजेंट करता, आनुवांशिक लक्षण किस पर आधारित होते हैं? जीन। ठीक, आनुवांशिक लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के सुधार का विचार रखा था। उन्होंने आनुवांशिक लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के सुधार का सर्वप्रथम उन्होंने क्या रखा था? विचार रखा था कि मानव जाति के आनुवांशिक लक्षणों में सुधार किया जाए और मानव जाति को अच्छा बनाया जाए, अच्छे लोगों का बनाया जाए। तो सर्वप्रथम उन्होंने ये विचार रखा। अब ये किस प्रकार संभव होता है? अब जैसे मान के चलो कोई अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है और एक बुरे चरित्र वाला व्यक्ति है। ठीक, तो जो अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होता है उसकी शादी एक ऐसी स्त्री से कराई जाए जिसका चरित्र बुरा है, तो उसके जो बच्चे होंगे उनमें अच्छा चरित्र जाएगा, अच्छे चरित्र वाले बच्चे पैदा होंगे। तो धीरे धीरे एक दो पीढ़ी के बाद बुरे चरित्र वाले खत्म हो जाएंगे, फिर उनसे सभी अच्छे चरित्र वाले बच्चे पैदा होंगे। ठीक, यदि बुरे चरित्र वाले पुरुष का विवाह बुरे चरित्र वाली स्त्री से हो जाता तो उनसे बुरे ही चरित्र वाले बच्चे पैदा होंगे। तो सबसे पहले समाज को जीन के आधार पर, मतलब वैज्ञानिक तरीके से सुधारने का विचार जो रखा था फ्रांसिस गाल्टर ने रखा था। आगे उन्होंने और क्या कहा था? और इसे सुजनकी नाम दिया था। इसी को जो उन्होंने ये विचार रखा था, इसी को उन्होंने सुजनकी नाम दिया।
सर फ्रांसिस गाल्टर को सुजनकी का संस्थापक माना जाता, और इन्हीं को सुजनकी का संस्थापक माना जाता है। मतलब सुजनकी का संस्थापक अगर आपसे पूछ दे तो होगा फ्रांसिस गाल्टर। सर फ्रांसिस गाल्टर को सुजनकी का संस्थापक माना जाता है। अब उन्होंने सुजनकी को दो प्रकार में बांटा, दो प्रकार से सुजनकी को बांटा उन्होंने। धनात्मक सुजनकी, धनात्मक सुजनकी पहला। तो देखो धनात्मक सुजनकी से मतलब होता है पॉजिटिव सोच वाले, मतलब जो अच्छे चरित्र वाले लोग होते हैं उनके जीन्स को किसी तरह बनाए रखना, ताकि मतलब प्रयोगशाला में भी उनके जीन्स को रखा जा सकता है, ताकि इस जीन्स का आगे जो बुरे चरित्र वाले लोग हैं उन पर इनका ट्रांसफर भी किया जाए, तो जिससे उनके चरित्र को गुणवान बनाया जाए। मतलब जो बुरे चरित्र वाले या खराब जीन्स वाले लोग होते हैं, देखो इंसान की प्रकृति निर्धारित करती है जीन्स। आपने देखा होगा हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको बोलते हैं रेबेल। आपने पिक्चरों में सुना होगा रेबेल। रेबेल एक ऐसी मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, क्रिमिनल मनोवृत्ति होती है और किसी भी कार्य को करने के लिए सोचते नहीं, कर देते हैं। तो ये क्रिमिनल मनोवृत्ति वाले लोग ही क्या कहलाते हैं? रिबेल। तो ऐसे लोगों को समाज से हटाया जाए और अच्छे चरित्र वाले लोगों को समाज में लाया जाए। तो जो पॉजिटिव सोच की है या धनात्मक सृजन की है, इनमें अच्छे चरित्र वाले लोगों के जीन्स को प्रयोगशाला में रखा जाए और अच्छे चरित्र वाले लोगों को ही समाज में जगह दी जाए, बुरे चरित्र वाले लोगों को हटा दिया जाए। तो उन्होंने इसमें कहा था इसका मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम आनुवंशिक लक्षणों वाली संततियों की संख्या में बढ़ोतरी करने से है। तो जो धनात्मक सृजनकी का मुख्य उद्देश्य होता है कि सर्वोत्तम आनुवंशिक लक्षण वाली संतति को ही समाज में रखना है या इनकी बढ़ोतरी करना है, जिसके आनुवंशिक लक्षण सर्वोत्तम होते हैं। अच्छे लक्षणों वाले जीन्स की संततियों को ही रखना इस सृजनकी में इसका विचार किया गया है। इसके लिए सुयोग्य व्यक्तियों का समागम के लिए चयन व्यक्तियों को आनुवंशिक परामर्श देना। ठीक, तो जो चुनिंदा ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको एक अच्छा मार्ग दिखाना या परामर्श देना होता है, तथा अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने से मतलब होता है एक कास्ट का दूसरी कास्ट में शादी करने को बढ़ावा देना। मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ कास्ट बाई कास्ट सिस्टम चलता है, और क्या करते हैं कि जो उच्च कुल के व्यक्ति होते हैं उनका जीन्स अच्छा होता है, उनके विचार अच्छे होते हैं। ठीक, उनके जीन्स अच्छे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, शरीर का आकार अच्छा होता है जो उच्च कास्ट के लोग होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही ऐसे, उनके जीन्स ही उनका ऐसा है। और जो निम्न कास्ट के लोग होते हैं उनके विचार उस स्तर तक नहीं होते हैं। ठीक, उनके शरीर की बनावट उन जैसी नहीं होती है। तो उन्होंने अंतर जाति विवाह को बढ़ावा दिया। मतलब उच्च कास्ट का यदि लड़का है तो निम्न कास्ट की लड़की से शादी कर सकता है, और आप जब शादी करेंगे तो उच्च कास्ट के जो लोग हो, कास्ट नहीं है, उच्च शैली के लोग समझ लो, कास्ट हमने के गलत हो जाएगा। मतलब अच्छे विचार वाले लोग। अब अच्छे विचार वाले अब इस समय में नहीं है, पहले तो अच्छे विचार वाले ऊंची कास्ट के होते थे। ठीक, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते थे, निम्न कास्ट वालों को पढ़ने ही नहीं देते थे। तो यदि उच्च कास्ट के व्यक्ति का विवाह निम्न कास्ट के हो गया तो जो उसकी संततियां होंगी उनमें वैसे ही जीन्स आएंगे, अच्छे विचारों वाले, अच्छे शरीर वाले, अच्छे रंग वाले, अच्छे आकार वाले जीन्स ही आएंगे। तो धीरे धीरे एक पीढ़ी में कम आएंगे, दूसरी पीढ़ी में ज़्यादा आएंगे, धीरे धीरे उनकी जाति का लेवल क्या हो जाएगा? समान। फिर हम भेद नहीं कर पाएंगे कि ये उच्च जाति का है, तो धीरे धीरे जो नेक्स्ट पीढ़ियाँ होगी वो अच्छी जाति की होंगी। तो ये मतलब था धनात्मक सृजनकी का। आगे लिखते हैं वो बढ़ावा देना, उपयुक्त आयु में विवाह करवाना, डिंब को सुरक्षित रखना व कृत्रिम गर्भाधान में इसका उपयोग करना।
उपयुक्त आयु में विवाह करवाना, छोटी आयु में विवाह करवाना नहीं, उपयुक्त, जब उसकी विवाह की आयु हो जाए तो उसी आयु में विवाह करवाना। डिंब को सुरक्षित रखना, डिंब में ही जीन्स होता है भ्रूण में, तो भ्रूण को उसको सुरक्षित रखना। और है गर्भाधान में इसका उपयोग करना। अब गर्भाधान में इसका उपयोग करने से मतलब होता है जो अच्छी जीन वाले होते हैं उनके, जो देखो वीर होता है, वीर में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन्स उपस्थित होते हैं। ठीक, तो ऐसे व्यक्तियों को जो उच्च क्वालिटी वाले लोग होते हैं उन व्यक्तियों के वीर को संरक्षित रखना। उच्च क्वालिटी वाले लोग क्या कहते हैं, जैसे हष्ट पुष्ट हुए, अच्छे विचार वाले लोग हुए, अच्छी मानसिकता वाले लोग हुए हैं, और अच्छे शरीर के आकार के, सुडौल शरीर के आकार के लोग हुए, इनके वीर को सुरक्षित रखा जाता है ताकि ऐसी स्त्रियां जो स्वेच्छा से उस वीर को अपनी योनि में डलवा सके, जिससे जो उनकी आगे की संतान हो अच्छी पैदा हो। ऐसा होता है, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है, यही तो प्रोसेस होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी में वीर डलवाया जाता है तो यही तो प्रोसेस होती है। वीर कई क्वालिटी के वीर होते, अच्छी क्वालिटी के, थोड़ा और कम अच्छी क्वालिटी के, निम्न क्वालिटी के। जैसा वीर आप डलवाएंगे वैसे ही आपको क्वालिटी के बच्चे पैदा होंगे। ठीक, अभी हाल ही में एक स्त्री ने कहा था कि अगर जॉन अब्राहम अपना वीर डोनेट करना चाहते हैं तो मैं उनका वीर लेना चाहती हूँ। अब ऐसा उसने क्यों कहा था, क्योंकि अगर जॉन अब्राहम का वीर अपना वीर डोनेट करता है, उस वीर को उस स्त्री में डाला जाएगा तो जो आगे की संतान होगी वो कैसी होगी भाई, जीन जिसका है उसी के जैसी संतान होगी। जिस प्रकार से जिस चीज का बीज होता है उसी प्रकार से तो पौधा बनता है, तो जैसे जॉन अब्राहम का बीज है तो उसी प्रकार का बच्चा पैदा होगा, भ्रूण बनेगा हष्ट पुष्ट अच्छे विचारों वाला। तो ऐसे ही वीर के हॉस्पिटल से शहरों में जहाँ पर लोग जाते हैं, पहले उनका वीर का चेकअप होता है कि वीर में मतलब किस प्रकार की क्वालिटी है। अगर सभी नियमों पर खरा उतरता है तो ही उसका वीर लिया जाता है, नहीं तो उसका वीर, अब ऐसे कोई चला जाए, शरीर स्वस्थ नहीं है उसका, कमजोर है, बंटा है और पतला है, ना तो उसका शरीर देखने में अच्छा है ना उसका चेहरा अच्छा है, तो ऐसे आदमी का वीर थोड़ी लेंगे। वीर ऐसे आदमी का लिया जाता है जिसके विचार अच्छे हो, शरीर अच्छा हो, उसका फेस अच्छा हो, विचार अच्छे हो, सभी मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए, तभी उसका वीर लिया जाता है। ठीक, तो सुजनकी से मतलब यही होता है कि अच्छे चरित्र वाले, अच्छी क्वालिटी के वीर लिए जाएं और उनको प्रयोगशाला में रखा जाए, फिर जिसको आवश्यकता होगी उसका पेमेंट करे और उसी का वीर ले ले। ठीक, आगे लिखते हैं गर्भाधान में इसका उपयोग करें तथा आधुनिक तकनीकों द्वारा उच्च गुणों वाले शुक्राणु सुरक्षित रखना। आधुनिक तकनीक के द्वारा उच्च गुणों वाले शुक्राणुओं को सुरक्षित रखना। उच्च गुणों वाले शुक्राणु क्या होते हैं, जो हमने अभी बताया, अच्छे विचार वाले लोग, अच्छे शरीर वाले, हष्टपुष्ट, अच्छी शक्ल वाले लोग, ये उच्च गुण वाले शुक्राणु होते हैं। इनके शुक्राणु को प्रयोगशाला में संरक्षित रखना ताकि आने वाले समय में हम किसी में भी गर्भाधान करा सकते हैं इनके माध्यम से, तो अच्छे विचार वाले लोग ही पैदा होंगे। क्रिमिनल व्यक्ति का वीर नहीं लिया जाता है, क्योंकि जैसा उसका वीर होगा वैसे ही उसकी संतान होगी। अच्छे व्यक्ति के अंदर अगर जैसे कोई औरत आई, अच्छी औरत है, मतलब साफ सुथरे सीधे विचार वाले व्यक्ति हैं, उनके अंदर हमने ये क्रिमिनल व्यक्ति का जीन्स डाल दिया तो बच्चा ऐसा कबाड़ी क्रिमिनल पैदा होगा, उसकी मतलब खानदान को ही बर्बाद कर दी। तो क्रिमिनल व्यक्ति को डाकुओं का नहीं लिया जाता है जीन, आतंकवादियों का नहीं लिया जाता है। ठीक, जो क्रिमिनल व्यक्ति हैं, कैदियों का नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमको समाज को बुरा थोड़ी बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है, अच्छे विचारों वाले लोगों को ही रखना है समाज में। क्रिमिनल प्रवृत्ति वाले लोगों की समाज में कोई जगह नहीं होती। हमारे आसपास ही देख लो, दारूखोरों का वीर लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। ठीक, आपके गांव में भी होंगे कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, दारूखोर होंगे, कबाड़ी जुआ खेलते होंगे, तो ऐसे व्यक्तियों का वीर नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्तियों का वीर लिया जाएगा तो समाज में अपराधी बढ़ेगा, अच्छे लोग नहीं रहेंगे, तो अच्छे लोगों का ही वीर लिया जाता। ठीक, अब जो नेक्स्ट है ऋणात्मक सुजन की, दूसरा है ऋणात्मक सुजन की।
ऋणात्मक सृजन की मेल होगा। इसके अंतर्गत संतति नियंत्रण, ऐसी संतानों को नियंत्रित करना जो क्रिमिनल माइंड वाले लोगों से पैदा हुई है, ऐसी संततियों को नियंत्रित करना। दोषयुक्त लक्षणों के वाहक व्यक्तियों को संतान उत्पन्न करने से रोकना, दोषयुक्त वाहक व्यक्तियों के लक्षणों को संतान उत्पन्न करने से रोकना, जिसके अंदर दोष हो, छल कपट हो, क्रिमिनल प्रवृत्ति वाला हो, दारू पीता हो, गांजा पीता हो, जुआ खेलता हो, ठीक, और डाकू हो, ऐसे लोगों को बच्चे पैदा करने से रोकना या जनन करने से रोकना ही ऋणात्मक सृजन की का मतलब होता है। ठीक, पृथक्करण, संगोत्री विवाह है। संगोत्री विवाह क्या होता है? एक ही गोत्र में विवाह करना। ये प्रथा हमारे यहाँ आज भी है कि हम लोग एक ही गोत्र में विवाह करते हैं। अब जैसे एक गोत्र का एक ही गोत्र का लड़का है, एक ही गोत्र की लड़की है, ठीक, लड़के के विचार बुरे हैं, मानसिक प्रवृत्ति खराब है, उस लड़की से तो उनके जो बच्चे होंगे वो वैसे ही पैदा होंगे। अब जब बच्चे पैदा होंगे तो उस गोत्र के धीरे धीरे वंश जब आगे बढ़ेगा तो पूरा गोत्र ही वैसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। ठीक, तो एक गोत्र में विवाह करने से रोकना, एक ही गोत्र में विवाह करने से रोकना, नसबंदी आदि शामिल है। और ऐसे व्यक्तियों को क्या पकड़ के नसबंदी कर देनी चाहिए ताकि ये बच्चे पैदा ना करें। ठीक है, तो ये किताबों में लिखा तो जाता है लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो वास्तव में समाज में ऐसे ही लोग बचेंगे जो अच्छे विचारों वाले हों, समाज को आगे ले जाएं, तो समाज में ऐसे ही विचार वाले लोग बचेंगे। क्योंकि ये नियम अभी फॉलो नहीं है, नसबंदी ऐसे लोगों की जो डाकू होते हैं, क्रिमिनल आतंकवादी की नसबंदी ही कर देनी चाहिए ताकि इन ऐसी प्रवृत्ति के लोग पैदा ही ना हो। आपने खासकर देखा होगा, बहुत ही रेयर केस में आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति क्रिमिनल व्यक्ति माइंड का होगा उसका बच्चा होगा वो क्रिमिनल ही माइंड का होगा। बहुत ही कम ऐसे होंगे जो शांत वातावरण का होगा। जो क्रिमिनल व्यक्ति के बच्चे होंगे वो क्रिमिनल ही होंगे। तो इसी को रोकना ही सृजनकी का मतलब है कि अच्छे जीन्स वाले, अच्छे गुणों वाले लोगों को संरक्षित, उनके वीर को संरक्षित करके रखना। तो आपकी ये सृजनकी खत्म हो गई। इसका PDF हम आपको भेज देंगे तो लिख लेना। ठीक, सिंपल टॉपिक है, कभी कभी पूछ देता है तो हमने सोचा थोड़ा बता दें। और बताने से मतलब ये नहीं होता है कि आए या आए, इसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। तो देखो पूरा किताब थोड़ी आती है पेपर में, पूरी किताब कहाँ आती है पेपर में, तो कुछ क्वेश्चन आते हैं लेकिन पढ़ना हमको सबको पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना भी ज़रूरी है, तभी तो पढ़ने लिखने का मतलब होता है, नहीं तो पढ़ने लिखने का क्या मतलब है। ठीक, तो बहुत सी चीज़ों को वहाँ के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका चैप्टर जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे जिनको बोलते ट्विंस, इनको बोलते ट्विंस या जुड़वा बच्चे। मतलब एक ही भ्रूण से दो बच्चों का पैदा होना, मतलब एक ही माँ के गर्भ से दो बच्चों का पैदा होना, एक समय में दो बच्चों का पैदा होना ही ट्विंस या जुड़वा बच्चे कहलाता है। तो इसमें लिखा है एक साथ दो बच्चों को जनने को जुड़वा बच्चे या यमज कहते हैं। नमस्कार, मतलब एक ही साथ दो बच्चों के जन्म होने को ही या जनन को ही हम जुड़वा बच्चे कहते हैं या ट्विंस कहते हैं। आपने भी देखा होगा कई ऐसे केस आते हैं हमारे पास, या जुड़वा आपने देखे होंगे कि एक साथ दोनों बच्चे पैदा हो जाते तो उन्हें जुड़वा कहते हैं। अब जुड़वा देखो तीन टाइप के जुड़वा बच्चे होते हैं। अब तीन टाइप के कैसे होते हैं? कभी कभी दोनों बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, उनकी शक्लें एक सी होती हैं तो वो बच्चे अलग होते हैं, शक्लें उनकी एक सी होती हैं तो वो बच्चे अलग होते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, उनकी शक्लें अलग अलग होती हैं। ये एक लड़का हुआ एक लड़की, मतलब लिंग भी अलग हो जाते हैं और पैदा होते हैं एक साथ। तो कभी कभी क्या होता है कि दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं लेकिन वो कहीं से जुड़े हुए होते हैं, सर से जुड़े होते हैं, कमर से जुड़े होते हैं, पेट से जुड़े होते हैं, पैरों से जुड़े होते हैं, तो वो ट्विंस अलग होते हैं। उनमें क्या होता है, जब भ्रूण का विकास होता है और उनमें कोशिका का विभाजन होता है तो उनकी कोशिकाएं पूरी विभाजित नहीं हो पाती हैं, इससे पहले वो पैदा हो जाते हैं। जब कोशिकाएं पूरी विभाजित नहीं हो पाएंगी, भ्रूण विभाजित नहीं हो पाएगा
तो उसकी कोशिकाएं विभाजित नहीं होंगी और वो पैदा हो जाएगा, तो वहीं से जहां पर वो विभाजित नहीं हो पाए वहीं से वो जुड़ा हुआ पैदा होता है। ठीक, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जुड़वा बच्चों के बारे में। पहला है एक युग्मजी। पहला है एक युग्मजी। एक युग्मजी या समरूप यमज। समरूप यमज, ठीक, इसी को हम कहते हैं मोनोजाइगस। इंग्लिश में आपको लिखना है, लिख लेना मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक, ठीक। जो पहला यमज है, पहला जुड़वा बच्चे होते हैं, इसे मोनोजाइगोटिक कहते हैं। समरूप यमज मतलब रूप समान होते हैं, इसके आकार समान होते हैं। दो बच्चे तो पैदा होते हैं, दोनों बच्चे एक से होते हैं, शक्ल उनकी एक सी होती है और अलग अलग होते हैं, ठीक। तो इसमें लिखा है जब एक जाइगोट के प्रथम विदलन से बने दो ब्लास्टोमियर पूर्णतः अलग हो जाते हैं। मतलब जो जाइगोट होता है, उस जाइगोट के विदलन के समय जो ब्लास्टोमियर्स होता है, ब्लास्टोमियर्स की कोशिकाएं होती हैं, दोनों अलग हो जाती हैं। पहले जुड़ी रहती हैं, तो विदलन के समय जो जाइगोट की ब्लास्टोमियर्स कोशिकाएं होती है, वो दोनों क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। और जब अलग अलग हो जाएंगी तो भाई ये दोनों कोशिकाएं हैं तो एक ही जाइगोट की, दोनों कोशिकाएं ये है तो ये जाइगोट को क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। तो ये कोशिकाएं है तो एक ही युग्मनज की, जब एक ही युग्मनज की होगी तो ये दोनों क्या होगी, आकार में समान होगी। तो दोनों जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो आकार में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये होता है आपका समयुग्मजी या समरूप यमज, जो आकार में समान होते हैं, ठीक। इन्हें समरूप यमज कहते हैं। चूंकि इनका विकास एवं जाइगोट से होता है, इसलिए इन्हें युग्मजी यमज कहते हैं। इनका विकास जाइगोट से होता है, जब जाइगोट से जिस शिशु का विकास होता है तो इन्हें यमज कहते हैं, ठीक। दूसरे के बारे में देखते हैं, द्वियुग्मजी या भ्रांति यमज। द्वियुग्मजी या भ्रांति यमज। द्वियुग्मजी या भ्रांति यमज, ठीक। भ्रांति यमज का मतलब होता है इनकी शक्लें एक जैसी नहीं होती। द्वियुग्मजी, दो युग्मज से निर्माण होता। अब इनका निर्माण जो भ्रांति यमज होता है, इनका जाइगोट से निर्माण नहीं होता। अगर जाइगोट से निर्माण होता तो ये समान होते। तो जो भ्रांति यमज होता है, ये दो अंडाणुओं को एक ही समय निषेचन से बनने दो जाइगोट के स्वतंत्र रूप में विदलन के फलस्वरूप बनते हैं। मतलब क्या होता है, अंडाणुओं के एक ही समय, अंडाणु जो होता है उनका एक ही समय में निषेचन से बने होते हैं। अंडाणुओं का एक ही समय में निषेचन होता है। मतलब जैसे दो अंडाणु हैं, क्या होते, दो अंडाणु हैं। वैसे एक ही अंडाणु जनन प्रोसेस में भाग लेता है, आपने सुना होगा, एक ही अंडाणु और एक ही शुक्राणु भाग लेते हैं। जो अंडाणु शुक्राणु से संपर्क में आ जाता है वही अंडाणु भाग लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो अंडाणु भी जनन में भाग ले लेते हैं। और जब दो अंडाणु जनन में भाग ले लेते हैं तो क्या होता है, दोनों का क्या होता है, दोनों से जाइगोट बनता है। जब दोनों से जाइगोट बनेगा तो देखो दोनों अंडाणु अलग अलग हैं, कौन, एक ही अंडाणु है। एक ही अंडाणु से अगर भाग लेते तो समान बनता। जब दो अंडाणु हैं, दोनों अंडाणु फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब दोनों अंडाणु जनन करते हैं, एक शुक्राणु इससे और एक शुक्राणु इससे, तो दो प्रकार के जाइगोट बनते हैं। जब दो प्रकार के जाइगोट बनेंगे तो उससे दो अलग अलग प्रकार की संतानें बनेंगी। इसलिए जो भ्रांति यमज होता है उनमें संतानें क्या होती हैं, अलग अलग तो होती हैं, उनका आकार भी, रंग रूप सब कुछ अलग होता है, एक जैसे नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि दो अंड कोशिकाएं भाग लेती हैं जनन में और दोनों के अलग अलग रंग रूप होते हैं। तो ये कहलाता है आपका भ्रांति यमज। तीसरा है श्यामीज यमज, श्यामी यमज। श्यामी यमज क्या होते हैं, देखो जब गुरुत्व कोशिकाओं में विभाजन होता है तो पूर्ण रूप से विभाजन नहीं हो पाता और बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसलिए वे बच्चे क्या होते हैं, जुड़े हुए पैदा होते हैं। जुड़े हुए बच्चों को हम क्या कहते हैं, श्यामीज यमज, ठीक। यमज तीन ही प्रकार के होते हैं। आपने जुड़वा बच्चे तीन ही प्रकार के देखोगे,
चौथा प्रकार का नहीं देखोगे। तो इसमें इस प्रकार के यमज भी एक जाइगोट से बनते हैं। जो श्यामी यमज है ये यमज भी एक ही जाइगोट से बनते हैं। देखो जो पहला है एक समयुग्मज यमज वो भी एक जाइगोट से बनता है, और श्यामी यमज ये भी एक जाइगोट से बनता है। लेकिन जो दूसरा है भ्रांति यमज ये एक जाइगोट से नहीं बनते, ये दो अंडाणुओं के निषेचन से बनते हैं, इसलिए ये अलग अलग होते। एक ही जाइगोट से बनते तो समान होते। तो जो श्यामी यमज है ये भी एक जाइगोट से बनता है। लेकिन क्या होता है जब कोशिकाओं में विभाजन होता है तो विभाजन के समय इनका शरीर अलग नहीं हो पाता है। दो कोशिकाएं तो ये इनका शरीर अलग नहीं हो पाता पूर्ण रूप से, और बच्चा पैदा हो जाता है। जब अलग नहीं हो पाएगा तो बच्चा क्या होगा, जुड़वा होगा, जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से। इसका भी निर्माण एक ही जाइगोट से होता है। वो जाइगोट क्या होता है, अलग नहीं हो पाता और जुड़े हुआ रहता है। तो इस प्रकार से जो बच्चे बनते हैं वो जुड़वा बनते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। सर से भी हो सकते हैं, पेट से, पैर से, कहीं से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। दोनों संतति कोशिकाएं पूर्णतः अलग नहीं हो पाती हैं। जो जाइगोट में दोनों संतति कोशिकाएं होती हैं वो पूर्णतः अलग नहीं हो पाती हैं, और किसी न किसी स्थान पर परस्पर जुड़े रहकर दो भ्रूण बन जाते हैं, और किसी न किसी स्थान पर दोनों परस्पर जुड़ी रहती हैं और दो भ्रूण बन जाते हैं। जब दो भ्रूण बन जाते हैं तो दोनों भ्रूण से एक एक शिशु का निर्माण होगा, और ये शिशु क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। ठीक, तो ये आपका यमज का टॉपिक भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट होगा इसके आगे कल बताएंगे। इसका पिक हम भेज देंगे आपको, सो लिखने का मैटर आप लिख लेना। ठीक, धन्यवाद।